वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम एसएसटी की, सोशल साइंस की। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सिक्के किस प्रकार के होते हैं, आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत सिक्के किसे कहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार के आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, वो पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम नगर और उसके अलग अलग केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र। जो नगर हैं, उन नगरों में किस प्रकार की गतिविधियां होती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर कई तरह के नगर हैं भारत के अंदर, बड़े छोटे, और उन नगरों की विशेषताओं की अगर बात करें तो अलग अलग नगर हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक नगर है मथुरा। तो कोई नगर धार्मिक हो सकता है, कोई नगर व्यापारिक भी हो सकता है। व्यापारिक का मतलब ये होता है कि जहाँ व्यापार हो। धार्मिक नगर का मतलब ये होता है कि वहाँ धर्म से जुड़े हुए मंदिर हो, वो धार्मिक हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के नगर होते हैं, ये आप सभी जानते हो। और अभी इस नगरों की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े नगरों में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और उन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए उन धर्मों के आस्था जो केंद्र हैं वो मंदिरों के रूप में वहाँ पर होते हैं। मस्जिद के रूप में हो या गिरजाघर के रूप में हो या चर्च के रूप में हो, अलग अलग होते रहते हैं। खैर, अगर हम प्राचीन समय के नगरों की बात करें जो हमको लगभग 2500 साल पहले मिले हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नगर। ठीक है, उन नगरों की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा भी बहुत पुराने नगरों में से आते हैं। ठीक है, जो इस 2500 ईसा पूर्व के लगभग नगर हैं। और इन नगरों में यातायात के और व्यापार के दो मुख्य रास्ते होते थे, जिनमें एक व्यापार का रास्ता था और एक था आपका यातायात का रास्ता। तो दो मुख्य नगर होते थे, दो मुख्य रास्ते होते थे नगरों में। एक आप ध्यान रख सकते हो कि यातायात के लिए, और दूसरा व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए। इसमें से जो पहला रास्ता है यातायात वाला, वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व दिशा की ओर। और दूसरा जो रास्ता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। इस प्रकार के रास्ते हैं नगरों में होते थे। इसके अलावा अगर नगरों की बात करें तो नगरों के अंदर शहर के चारों तरफ किलेबंदी होती थी। क्या होती थी? किलेबंदी। अगर हम किलेबंदी की बात करें तो जैसे मान लो ये नगर है, एक शहर है, उस शहर के चारों तरफ दीवार बना दी और आने जाने के 2-3 गेट रख दिए। क्या रख दिए? गेट। तो अब नगर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी खबर तो लग रही है हमको, बिल्कुल लग रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी लोगों के अंतर्गत लोगों का बाहर जाना आना राजा के एक व्यक्ति के हाथ में रह गया, तो ये भी ध्यान रखना है हमको। तो ये मकानों के या उस नगर की दिशा है, और किलेबंदी की मैंने आपके सामने बात कर ली। इसके अलावा और भी होते थे गांव के या शहरों की बात करें तो उस गांव में या शहर के अंदर लोग रहते थे, और उसमें से लोग किसान लोग भी थे, पशुपालक भी थे। इसके अलावा जो किसान लोग हैं और पशुपालक हैं वो
शहर के लिए भोजन लाते थे और शहर में बेचते थे। ठीक है, और अगर हम मथुरा की बात करें अभी, तो आपको पता होना चाहिए कि मथुरा मूर्तियों का प्रमुख केंद्र था। किसका? मूर्तियों का प्रमुख केंद्र था, ये भी ध्यान रखना है आपको, मथुरा। ठीक है, मूर्तियों का क्या था? केंद्र था। तो एक बात आपको पता लग गई होगी, कोई नगर है, उस नगर में किसान या पशुपालक कुछ सामान बेचते थे और सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम और भी मथुरा की बात करें तो लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा है, उस मथुरा के अंदर आपको पता है कि ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। जो कुषाण वंश था भारत के अंदर, लगभग इतना साल 2000 साल पहले जो कुषाण था, उस कुषाणों की ये सेकंड या दूसरी राजधानी थी मथुरा। कौन सी? मथुरा। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? कुषाणों की। कौन सी दूसरी राजधानी? कब? लगभग आज से 2000 वर्ष, मतलब ईसा मसीह के जन्म के लमसम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इन मथुराओं में ये राजधानी होने के साथ साथ में यहाँ पर धार्मिक केंद्र था। भगवान कृष्ण के जन्म और उससे जुड़ी हुई अनेक चीज़ें यहाँ हमको पता लगती हैं। और मथुरा में हिंदू धर्म की चीज़ें तो थी, मंदिर वगैरह खूब सारे थे, लेकिन हम दूसरे धर्मों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए दूसरे धर्मों के अंतर्गत यहाँ पर बौद्ध धर्म के विहार भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? विहार। इसके अलावा जैन धर्म के भी मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो मथुरा है वो धार्मिक, हिंदू धार्मिक केंद्र भी हैं, जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं और बौद्ध धर्म के बहुत सारे विहार भी हैं। अब देखो, मंदिर तो तुम जानते हो कि मंदिर क्या होते हैं, विहार की बात करते हैं, विहार क्या होते हैं। देखिए, अगर हम विहार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, कौन? बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में भिक्षा मांग करके क्या करते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिस जगह पर निवास करते हैं और रहते हैं, वो तो उनका विहार कहलाता है। और जिस जगह पर वो पूजा पाठ करते हैं भगवान बुद्ध धर्म की या बौद्ध की, भगवान बुद्ध की, तो वो चैत्य कहलाते हैं। तो वह स्थान जहाँ लोग बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो क्या है? वो विहार है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक केंद्र है और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई नगरी है। कौन सी नगरी? मथुरा नगरी। आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम मथुरा की और बात करें तो मथुरा में बहुत सारे हमें शिलालेख मिले हैं। पत्थरों पर कुछ लेख लिखे हुए हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली, उन मूर्तियों के ऊपर भी अभिलेख लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अभिलेख लिखे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पत्थर है, उन पत्थरों के खंड है, अलग टुकड़े, उन पर कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पर मिले हैं? इस प्रकार से मथुरा में मिले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मथुरा में और क्या क्या मिला है। प्राय अगर हम देखें तो दरअसल ये जो शिलालेख मिले हैं या जो अभिलेख है, वो पुरुषों और स्त्रियों द्वारा जो भी मठ है, जो मंदिर बनाए हैं, उनके अंतर्गत उनका वर्णन मिलता है कि किस प्रकार पुरुषों और महिलाओं ने उस मंदिरों में, मठों में के अंदर जो दान दिया है, उस दान का जो वर्णन है वो उस अभिलेखों में मिलता है। तो मथुरा में जो शिलालेख मिले हैं, मथुरा में जो अभिलेख मिले हैं, अगर उन अभिलेखों की बात करें तो उस पर किस चीज़ का वर्णन मिलता है, उस अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रख सकते हो। कुछ अभिलेखों पर विशेषकर ये ध्यान रखना है कि उन अभिलेखों पर जो उस समय के स्त्री और पुरुष थे, स्त्री और पुरुष, उन्होंने क्या दान में दिया, दान में क्या दिया, वो चीज़ें मिलती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये भी आप रख सकते हो। अब उस समय जो दान देने का जो प्रमुख कार्य अगर हम समझे, और विशेषकर शहर के जो राजा हैं वही दान देते थे, गरीब लोग तो दान कैसे देंगे। तो राजा हैं वो दान देने का काम करते थे, रानियाँ भी दान देती थी, बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो भी दान देते थे, व्यापारी हैं या शिल्पकार हैं जो पैसे वाले वो दान करते थे। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम इस मथुरा के अभिलेखों की बात करें तो हमें पता लगता है उन अभिलेखों को देख करके कि मथुरा के अभिलेखों में जो सुनार हैं, इसके अलावा जो लोहार हैं, लोहे का काम करने वाला, सोने पर काम करने वाला, बुनकर कपड़े बुनने वाला, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला, इन सब का उल्लेख मिलता है हमें इन अभिलेखों पर। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इन अभिलेखों पर क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने मथुरा के अंतर्गत नगरों की बात कर ली। अब पढ़ते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में कि पुराने समय में किस प्रकार के शिल्प मिले हैं, उनकी बात करते हैं। शिल्प और शिल्पकार के बारे में ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। शिल्प का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु से किसी मिट्टी से कुछ चीज़ बनाना। क्या बनाना? कुछ चीज़ बनाना, मिट्टी से कुछ खिलौने बनाना, मिट्टी से कुछ मूर्तियाँ बनाना। तो वो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आती है शिल्प और शिल्पकार के अंतर्गत। शिल्प बनाने वाला शिल्पकार होता है और शिल्प क्या होता है? मिट्टी से खिलौने बनने या मिट्टी के कोई बर्तन है, मिट्टी के जो पात्र हैं वो सारे इसमें शामिल आते हैं। अगर हम पुरा स्थलों की बात करें तो हमें खूब सारे शिल्प के नमूने मिले हैं पुरा स्थलों पर। कहाँ पर? पुरा स्थलों पर। पुरा स्थलों का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें पुराने समय के बर्तन मिले। तो पुराने स्थानों पर जो बर्तन मिले हैं उस जगह को हम पुरा स्थल कहते हैं। जहाँ पर हमको खोजबीन करने पर कुछ पुरानी प्रकार की चीज़ें मिली हैं, वो आपकी पुरा स्थल है। तो पुरा स्थल क्या है ये आपको पता लग गया होगा कि वह स्थान जहाँ पर प्राचीन समय के बर्तन, खिलौने, ठीक है, वो मिली हैं, वो आपको ध्यान रखना है, पुरा स्थल है। इसके अलावा हम देखें तो हमें इस जगह पर बहुत सारे बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। और वो बर्तन हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मिट्टी के मिले बर्तन हमें यहाँ पर बहुत सारे, उन पर सुंदर सुंदर डिजाइन की हुई हैं। और ये जो बर्तन हैं कोई काले चमकीले कलर के हैं, वो भी पात्र मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग बर्तनों के अलावा पतली पतली इस प्रकार की आकृतियाँ बर्तन की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई मिले हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पुराने समय के बहुत सारे शिल्प मिलते हैं। तो अगर हम उन शिल्पों को देखते हैं तो हम उस समय के मानव के विकास की जो एक नज़रिया था, उसका तरीका, वो हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से मानव विकास के दौर में आगे बढ़ रहा था। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हम जब अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराने विभिन्न ग्रंथों को देखते हैं, तो हमें कुछ और भी जानकारियाँ मिलती हैं। हमें पता लगता है कि उस समय जो कपड़े हैं उनका कितना महत्व था। कपड़े के बारे में पता लगता है, पुराने समय के महत्वपूर्ण कपड़ों के बारे में। और पुराने समय में आपको बता दें कि भारत के अंदर जो वाराणसी है वो एक कपड़े का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण में देखो, ये तो वाराणसी पता है आपको, दक्षिण उत्तर भारत में है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो मदुरई वो कपड़े का प्रमुख केंद्र था पुराने समय के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पुराने समय में कपड़े के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो आपको पता लगता है कि इस प्रकार से वाराणसी और मदुरई कपड़े के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, और इन जगहों पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। तो जो कपड़े के केंद्र हैं वहाँ पर काम कौन करते थे? स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। और ये वाराणसी और मदुरई के अंदर हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापारी हैं या जो शिल्पकार हैं, व्यापारी और शिल्पकार ये क्या करते थे? एक समूह बनाते थे, अपने अपने संघ बनाते थे, और उस संघ को वो श्रेणी कहते थे कि ये हमारी श्रेणी है, वो श्रेणी है। तो व्यापारी और शिल्पकारों का जो संघ है, समूह, उसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। और आपको बता दें कि शिल्पकारों की श्रेणियों का जो काम है वो दरअसल होता था प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। थोड़े बहुत व्यापारियों का जो समूह था, दरअसल संघ, वो श्रेणी कहलाता था। शिल्पकार हैं तो वो भी
श्रेणी कहलाता है। और इन श्रेणियों का काम था कि लोगों को आगे के लिए शिल्पकार के लिए ट्रेनिंग देना या प्रशिक्षण देना। क्या देना? प्रशिक्षण देना, ये ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से ये भी बात समझ में आ गया होगा कि प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इस संघ का ये भी काम था कि वो कच्चे माल की सुविधा करें, कपड़े के लिए कच्चा माल जो कपास है उसकी सुविधा करें, उसको उपलब्ध करवाएं। और वो जो संघ है वो माल तैयार करवाता था, काम वगैरह, ठीक है, वो करवाने का काम करते थे, ये भी ध्यान रखना है। और जबकि जो व्यापारी हैं, वो जो व्यापारियों का संघ है, वो पूरे इस व्यापार को चलाने का काम करते थे, संचालित करने का काम करते थे। इसके अलावा जो व्यापारी लोग हैं वो बैंकों का काम करते थे। क्या करते थे? बैंकों का, व्यापारियों से को लोग पैसे लेते थे, पैसे देते थे, व्यापारी लोग उनसे कर्ज लेते थे, ठीक है। जहाँ लोग क्या करते थे, पैसे जमा कराते थे इन व्यापारी संघ के पास में, व्यापारी श्रेणियों के पास में, और इस धन का निवेश लाभ के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। धन का उपयोग निवेश के लिए, निवेश का मतलब होता है कहीं पर खर्च करके कुछ लाभ प्राप्ति के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी उनको लाभ मिलता था वो वापस लौटा देते थे। और इस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी धन इकट्ठा होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग प्रकार के नगरों की हमने बात की है, शिल्प और शिल्पकारों की बात की है, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ें मिलती हैं, जिसकी हमने बात की है कि भाई वहाँ पर हमें काले चमके पत्थर भी मिलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम अब ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार अलग अलग नगरों के जो सूक्ष्म निरीक्षण हैं वो क्या है। अब एक किसी नगर को हम देखें, एक जगह के स्थान को, कि वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करें, तो हम बात करते हैं अरिकामेडु की। किसकी? अरिकामेडु की। भारत के अंदर जो अरिकामेडु है पुदुचेरी में, कहाँ पर? पुदुचेरी में, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि लगभग 2200 से लगाकर 1900 साल पहले लगभग जो अरिकामेडु है, ये एक बंदरगाह था, एक पतन था। क्या था? ये एक पतन था या बंदरगाह था। क्या? अरिकामेडु, जो कहाँ आया हुआ है, आपको बता दें कि ये पुदुचेरी में आया हुआ है, दक्षिण भारत के अंदर। पुदुचेरी एक, आपको पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9। तो आपको ये भी बता दें कि पुदुचेरी उन 9 में से एक है, और इसी के अंदर जगह है अरिकामेडु, जो एक बंदरगाह था, आज से लगभग 2000 से 1900 साल पहले, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस जगह पर दूर दूर से जहाज आते थे। क्या आते थे? दूर दूर जहाज। किस जगह पर? अरिकामेडु के अंदर, क्योंकि ये जो शहर है ये दक्षिण भारत के अंदर जो पुदुचेरी है वहाँ आया हुआ। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर आपके पास श्रीलंका है, इधर अरब सागर है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपके लक्षद्वीप हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ एक बंदरगाह था, ये अरिकामेडु, और ये पुदुचेरी के अंदर है। यहाँ आपको पता है कि भाई बंदरगाह है, तो बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जहाज आते हैं, जाते हैं, सामान उतारते हैं, जो वो स्थान होता है वो बंदरगाह है। तो यहाँ संभवतः हम ये विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर जहाज आते थे और जाते थे, क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ईंटों का बना हुआ ढांचा मिलता है। किससे बना हुआ? ईंटों का बना हुआ ढांचा मिलता है, जिसे अपन समझ लेते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि ईंटों का जो बना हुआ ढांचा है दरअसल गोदाम होगा। उस समय का क्या होगा? गोदाम, ठीक है, कुछ भरने के लिए, रखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जब हम खोजबीन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पात्र मिलते हैं, वो एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं। किसके जैसे? एम्फोरा जैसे। दरअसल
जो भूमध्य सागर है, क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना आप, कि पता है आपको कि नहीं है? जैसे जो अफ्रीका है, क्या अफ्रीका, उस अफ्रीका के ऊपर वाला जो भाग है साइड में वो भूमध्य सागर है। तो वहाँ जैसे पत्र मिलते हैं, पात्र, वैसे वैसे पात्र हमें यहाँ पुदुचेरी के अंदर भी मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार के पात्र हमको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम ये भी देखें तो यहाँ पर हमें और क्या क्या मिलता है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमें शराब और तेल जैसी चीज़ें भी मिलती हैं, जिसमें इस प्रकार की चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बर्तन मिले हैं जिसमें हम शराब या तेल डालने वाली होती है, जिसके दोनों तरफ इस प्रकार के हत्थे रखे हुए हैं। ये भी इस प्रकार का बर्तन हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमें यहाँ पर मोहर भी मिलती है, क्या मिलती है? मोहर, ठीक है। चमकदार बर्तन भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं? चमकदार बर्तन। और इटली जो देश है, कौन सा देश? इटली। और इटली के अंदर एक शहर है, इसका नाम है अरेटाइन। क्या नाम है? अरेटाइन। और अरेटाइन के अंदर जो बर्तन मिले हैं वैसे वैसे बर्तन हमें भी यहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस देश के साथ में हमारा व्यापार था, तभी तो हमको वहाँ उस इटली जैसे देश के अंदर जो बर्तन है वो मिले हैं। और जो मोहरें बनी हुई हैं वो गिल्ली, जो चिकनी मिट्टी है उसकी बनी हुई है, उससे बनाई होगी उन्होंने मोहर बढ़िया ढंग से, जिस पर डिजाइनें बनी हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम जब यहाँ बर्तन ढूंढते हैं और जब हमको बर्तन मिलते हैं तो आपको बता दें कि हमको ऐसे भी बर्तन मिले हैं, जैसे रोम के अंदर जो बर्तनों की डिज़ाइन है वैसे डिज़ाइन के बर्तन मिले हैं, ठीक है। इटली है तो इटली की जो डिज़ाइन है वैसी डिज़ाइन बर्तनों की, वैसी डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे उस समय इतने साल पुराने इन देशों के साथ में क्या था? व्यापार था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली हैं, जिसमें रोमन लैंप मिला है, लैंप जलाने वाला, ठीक है। रोमन बर्तन मिले हैं हमको। और इसके अलावा हमें शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न भी मिले हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं यहाँ, जब हम खुदाई करते हैं अरिकामेडु के अंदर जो पुदुचेरी में है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? कुंड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? कुंड मिलते हैं। और आपको बता दें कि ये जो कुंड है वो उस कपड़ों के रंगाई के लिए उपयोग में लिए जाते थे। किसके लिए? कपड़ों की रंगाई के लिए, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे मनके मिले हैं, क्या मिले हैं? मनके, बहुमूल्य पत्थरों के, बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण के रूप में हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पुराने समय की जो वस्तु मिलती है इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस समय के वहाँ लोग किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। हमारे अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं। डिजाइनें तो मिलती रही हैं अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर। जैसे हम अगर चमकदार पत्थरों की बात करें तो ये दरअसल चाक द्वारा निर्मित होते थे, और इतने चमकदार थे ये चमकदार पत्थर जो हमको मिले हैं, वो धातु जैसे लगते थे। ऐसे लगता था कि धातु से बने हुए हैं, ठीक है, कठोर चीज़ें से बने हुए हैं। और इनको बर्तनों को बनाने के बाद में उच्च ताप पर ज़्यादा गर्मी में रखते थे ताकि ऊपर से बाहर से चमके। और जब ये बर्तन बन जाते थे, जब बर्तन बन जाते थे तो आपको बता दें इनके ऊपर काली लेप लगा देते थे, ठीक है, काली लेप लगाते थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। कब? जब ये बर्तन अच्छी तरह से पक जाते थे गर्मी के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये भी समझें तो जब ये काली लेप लगाते हैं तो दूर से हमको ये बर्तन शीशे जैसे चमकते हुए नज़र आते हैं और हमें लगता है कि दूर से चमक रहे हैं। तो इस प्रकार के जो उत्तरी काले चमके के जो पात्र हैं वो हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका लेसन भी पूरा होता है, और अगले लेसन की बात अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस लेसन में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें।